चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे पास क्या है, हमारे पास वेक्टर एनालिसिस, हम लोग वेक्टर समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे हम लोग? वेक्टर समझ रहे थे। तो वेक्टर की अगर हम बात करें यहाँ से कि वेक्टर हमारे पास क्या क्या चीजें हो रही है, तो वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में अपन देख रहे थे कि वेक्टर क्वांटिटीज यही कह रहा था ना अपना। वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या है, पहले अपन ये बात करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या है? तो वेक्टर क्वांटिटीज में मैंने कल लिखवाया था आपको, कुछ रूल्स लिखवाए थे कि जो हमारे पास जो किस रूल को आपको फॉलो करे। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, प्लस वो वेक्टर एडिशन यानी ट्रायंगल लाई या फिर पैरेललोग्राम को फॉलो करे, या वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। ये मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखवाया था। तो देखिए यहाँ से सिलेबस मैंने कल डिस्क्राइब कर दिया था आपको, उसी की रिगार्डिंग आपको पढ़ना है और फिर उसके प्रॉब्लम करने हैं। तो द फिजिकल क्वांटिटी अगर हम बात करें इसमें, द फिजिकल क्वांटिटी, क्या मैंने लिखा? द फिजिकल क्वांटिटी। हम बात कर रहे हैं अपन द फिजिकल क्वांटिटीज। द फिजिकल क्वांटिटीज लिख रहा हूँ, द फिजिकल क्वांटिटीज। द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव, क्या बोल रहा है? विच हैव, क्या होना चाहिए इसमें? सर बोथ डायरेक्शन हो चाहिए, हैव बोथ मैग्नीट्यूड, बोथ, हमारे पास बोथ मैग्नीट्यूड। आपसे से क्वेश्चन पूछेगा, इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा मैं बता रहा हूँ अभी। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। एंड, एंड क्या बोल रहा है यहाँ पर? एंड ये बोल रहा है यहाँ पर, एंड ये हमारे पास ओबे द लॉस ऑफ, द लॉ ऑफ, किस लॉ की बात कर रहा है? वेक्टर एडिशन। आप कल पूछ रहे थे सर वेक्टर एडिशन होता क्या है? कोई एक स्टूडेंट हमसे पूछा था कि सर वेक्टर एडिशन होता क्या है, और किसके उसके बारे में डिस्कशन चला था। वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड, वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर उस चीज को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, और वेक्टर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? और वेक्टर बोलते हैं। ये तो बात क्लियर हो गई भाई। पर एक बात ही क्लियर नहीं हुई कि सर वेक्टर जो ये जो रूल की बात कर रहे हैं, इस रूल में क्या होता है? इस रूल में क्या होता है, ये बातें क्लियर नहीं है सर। अगर हम इस रूल की, अगर हम बातें की बात करें कि इस रूल में होता क्या है, इस रूल में आपके पास कौन कौन सा आता है, तो इसमें आता है आपके पास ट्रायंगल लॉ आती है। ये वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं? तो वेक्टर एडिशन में हम लोग ट्रायंगल लॉ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो ट्रायंगल लॉ। यहाँ पर ये ट्रायंगल लॉ हो गया आपका। दूसरा जो लॉ है हमारे पास पैरेललोग्राम्स लॉ है। ये हमारे पास पैरेललोग्राम, पहला आपका ट्रायंगल लॉ होता है, इसी के बारे में डिस्कशन चलेगी अब। ये हमारे पास है पैरेललोग्राम लॉ। अभी कैसे हम इसको ऐड करते हैं, कैसे हम इसका यूज करते हैं, वो देखते हैं। और ये है पॉलीगन्स। थर्ड हमारे पास क्या है? तो सर पॉलीगन्स है। थर्ड किसकी बात कर रहे हैं अपन? तो पॉलीगन्स लॉ की बात कर रहे हैं। ये तीन तरह का हमारे पास लॉ आपको पढ़ना है। एग्जाम्पल पे कौन सा होगा सर? एग्जाम्पल पे होगा जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, हम उसकी बात करेंगे यहाँ पर। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो डिस्प्लेसमेंट में होता है सर। तो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, सही है बात। डिस्प्लेसमेंट हो सकती है सर, वेलोसिटी भी होती है। तो वेलोसिटी की बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे? फोर्स की बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे? मोमेंटम की बात करेंगे। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अगर हम आपसे पूछे कि एरिया क्या है, एरिया, अगर हम आपसे पूछे एरिया क्या है, अब बोलोगे सर एरिया जो है, जो कोई रेक्टेंगल है, हमने यहाँ से क्या लिया? एक रेक्टेंगल ले लिया सर, ये रेक्टेंगल है। इसकी लेंथ हमने क्या मेजर कर ली? इसकी जो लेंथ है हमने एल कर दिया, यहाँ से ऐसे। और ब्रेथ कितना कर दिया? तो सर बी कर दिया। ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। एरिया क्या होगा सर? आप लोग सर एरिया जो होगा ना,
वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, सिंपल सी बात है। सर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है सर एरिया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, उस हिसाब से सर एरिया, एरिया जो होगा सर एल इंटू होगा। ठीक है। अब एरिया स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, कोई बताएगा मुझे? एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? बताइए। एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर? आप बोलोगे सर एरिया आपको लग रहा है स्केलर क्वांटिटी है, पर ध्यान से देखिए कि ये जो एरिया है किसी चीज पर ये परपेंडिकुलर है, किसी चीज पर नहीं है, स्केलर नहीं है बेटे, वेक्टर है। क्यों? देखिए जो एरिया है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम ध्यान से इसको मैं समझा रहा हूँ आपको क्यों एरिया ऐसा क्यों है। तो एरिया जो होता है वो वेक्टर होता है, ये तो समझना है। सर वेक्टर कैसे होता है सर, ये बात नहीं क्लियर हो रही है। एरिया क्या है, वेक्टर सर, वेक्टर होता कैसे? तो वेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यानी ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली डायरेक्शन, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन। अब जब भी देख, जैसे बुक है, बुक का जब जो जिस जहां पर बुक रखी हुई है उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन बाहर की तरफ फेंक रहता है। जैसे ये मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन है, इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होती है, वो बाहर की तरफ दिखाई देती है, वही आपका आउटवर्ड डायरेक्शन कहलाता है। वही आपका क्या होता है, आपके पास आउटवर्ड डायरेक्शन कहलाता है। तो आप जो एरिया की अगर हम बात करेंगे तो हमेशा एरिया की किसकी बात करेंगे? जो एरिया होगा वो आपका कैसा होगा, जो एरिया होगा आपका वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। आपने देखा होगा किसी भी चीज को आप ले लो, जैसे बुक कॉपी है, कॉपी को आप कॉपी को जमा के रखिए, कुछ एरिया है जो बाहर की तरफ उसका दिखता है। लैपटॉप है, लैपटॉप में कुछ थिकनेस दिखती है कि नहीं दिखती है, बताइए? दिखती है ना? तो दिखती है तो, तो जो दिखती है वही तो आपका आउटवर्ड डायरेक्शन को बता रहा है वो। तो एरिया कैसा डायरेक्शन है सर? एरिया है आउटवर्ड डायरेक्शन। अब किसी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, ये चीज आपसे पूछे, ये चीज, यही चीज आपसे पूछा जाएगा। तो अगर हम वेक्टर के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, वेक्टर के, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर हम वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ से, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर को। क्योंकि सब थ्योरी के बाद सीधा हम न्यूमेरिकल पर चलेंगे, तो आप टेंशन फ्री रहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से हमारा वेक्टर होता है, देखिए कैसा होता है। इसको हम इस तरह से हम बात करते हैं, ऐसा कि हमारे पास ऐसा एक ऐसे एरो देते हैं। ये जो एरो देते हैं, जो यहाँ पर से जो पॉइंट जहां से चला, उसको हम लोग हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तो हेड। तो ये हमारा हेड हो गया, ये हमारे पास, सॉरी, ये टेल हो गया। और जहां पर एरो दिख रहा है वो हमारा हेड हो गया। इतनी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए जल्दी। इसको हम लोग टेल बोलते हैं और इसको हम लोग हेड बोलते हैं। और ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस तरह से ऐसे डायरेक्शन होता है, वेक्टर ए लिखते हैं इसको। और थोड़ा सा समझिए, इसके ऐसे पैरेलल में एक लाइन खींची जाती है, जिससे ये एंगल बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचा गया, जो भी ये एंगल बनाया, उस एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको एक लाइन खींची जाती है, जो क्या बताता है आपके पास, थीटा को बताता है। इतनी बातें क्लियर है या नहीं क्लियर है, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। क्लियर है सर। या दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए जल्दी। यानी कहने क्या, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ये बताइए आप। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, बताइए जैसे। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ हमारे पास, अगर हम मतलब की अगर बात करें, कि जो मैग्नीट्यूड होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है,
मैग्नीट्यूड होता है, वही आपका लेंथ होता है, वही आपका क्या होता है, लेंथ ऑफ वेक्टर होता है, लेंथ ऑफ वेक्टर होता है। बात क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? बताइए, ये क्लियर बात है क्लियर सर। हुई या कि नहीं क्लियर हुई? क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है। देखिए, इतनी बातें क्लियर है कि हमारे पास, अगर हम बात करें यहाँ पर, कितनी बातें अगर आपकी को क्लियर है, तो हम आगे की तरफ हम आगे कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें अगर क्लियर है तो हम आगे की तरफ ऐसे मूव कर सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए को, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई या नहीं? इतनी बातें किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ तक पूछ लो भाई, क्योंकि ये हमारे पास ये नॉर्मल चीज है। ये ऐसा नहीं, आप ए लिखिए हमारे पास, या फिर ये ए भी लिख सकते हैं, ए और भी लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों तरह से आप ऐसा लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को तो बताइए जल्दी से। यहाँ तक कोई किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए जल्दी से। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए जल्दी से, हाँ सर यहाँ तक कंफ्यूजन है। नो अब जैसे सर, ए बर नो सर। नहीं जैसे है अगर हम सर। बोले कि ए की वैल्यू, तो यहाँ से अगर हम बोले कि अगर ए की वैल्यू हमारे पास इतनी है, ए की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, तो ए की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, इसको वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। कितना हो जाएगा हमारे पास? 25 सेंटीमीटर, ऐसा। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? यस सर, क्लियर हुई। क्लियर हो गई अगर हमें सर, क्या लिखना है सर। अब इसका, देखिए अब देखिए जो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, वो ज्यादा आपको मैग्नीट्यूड वाला क्वेश्चन फ्रेम हुआ है आपके पेपर में। जैसे अगर हमें पूछे कि इसका मैग्नीट्यूड बता दो, वेक्टर एफ इक्वल टू 7i + 5j, इसका आपको क्या बताना है, इसका सर मैग्नीट्यूड बताना है। कैसे मैग्नीट्यूड बताएंगे बताइए? तो मैग्नीट्यूड का एक सिंपल सा एक फार्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम। तो आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड का आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जो भी लिखते हैं उसको क्या लिखते हैं, इसके फॉर्म में लिखते हैं, मोड के फॉर्म में। तो यहाँ सर ऐसे हमने एफ को ऐसे लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो अंडर द रूट हमारे पास क्या लिखेंगे, हमारे पास अंडर अंडर द रूट हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो सर आई में जो मल्टीप्लाइड है उसका स्क्वायर, जे में जो मल्टीप्लाइड है उसका स्क्वायर। सर इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर इसकी वैल्यू हो जाएगी आपका, सर 49 + 25। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक तो बताइए जल्दी से। ये हमारे पास, ये बात क्लियर हुई या नहीं? यस ये बात सर। इसका आप डायरेक्शन भी पूछता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का अगर मतलब, कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो, और उस क्वेश्चन में जैसे कि हमारे पास कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर क्या है, ए है, ए की वैल्यू हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है, कैसा, xi + 2j + z के, और इसका पूछे कि मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप आराम से निकाल सकते हो कि सर क्या करेंगे, सबका रूट दे देंगे। कैसे रूट देंगे? तो सर आई में मल्टीप्लाइड है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर होगा। बाई में मल्टीप्लाइड है जे, जे में मल्टीप्लाइड है बाई, बाई का स्क्वायर होगा। के में मल्टीप्लाइड है जेड, सर जेड का स्क्वायर कर देंगे। कोई कंफ्यूजन? बताइए। अब इसमें एक चीज होता है क्या, डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन भी निकल जाता है। तो एक तो ये इतनी बातें क्लियर हुई या दिक्कत है बताइए? क्लियर है इतनी सर। बातें क्लियर है, क्लियर है। क्लियर नो है सर सर। गणेश शकरी, नो सर, ये क्या लिखा है स्टूडेंट, नो सर क्या लिखे बताइए मुझे? क्लियर है इतनी बातें या नहीं क्लियर? नहीं क्लियर है फिर से बता रहे हैं, उसमें क्या सोचना है? उतनी बातें उतनी सोचना ही नहीं अपन को। अगर नहीं क्लियर है तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं।
हम बताने के लिए तैयार है आप? तो बेफिक्र रहिए आप। ठीक है। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए, अगर इतनी बातें क्लियर तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? डायरेक्शन। क्लियर है सर? देखिए, डायरेक्शन निकालने के दो तरीका है। एक कंडीशन ये होती है कि आपको एंगल नहीं पता होता है, एक कंडीशन ये होती है कि आपको एंगल पता होता है। दोनों बातें क्लियर हुई कि डायरेक्शन और वेक्टर। तो जब एंगल नहीं पता तो क्या करें? तो ये करेंगे, देखिए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यहाँ से हेडिंग डालेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। सर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर में क्या होगा? पहला क्या है आपके पास? जब एंगल आपको पता ना हो। केस वन जब आपको एंगल पता ना हो, और एक केस वन जब एंगल पता हो। दोनों कंडीशन फुलफिल हो सकती है, दोनों कंडीशन अवेलेबल हो सकते हैं कि सर डायरेक्शन नहीं पता है या फिर एंगल नहीं पता है, ऐसा हमारे पास। तो देखिए, कोई भी वेक्टर ए है, कोई भी वेक्टर ए है तो वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, सबको पता है आपको। किससे मिलकर बनता है? एक तो एक तो उसका अपना मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर ए है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो उसका अपना मैग्नीट्यूड, तो अपना मैग्नीट्यूड लिख दिया है पर ए मोड से। और दूसरा उसकी डायरेक्शन से। वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो एक तो जो हमारे पास, अगर डायरेक्शन और वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो वेक्टर ए अगर है तो वेक्टर ए दो चीजों से बना है, एक मैग्नीट्यूड से है और एक उसके डायरेक्शन से। तो डायरेक्शन को हम ऐसे लिखते हैं ए कैप। इतनी बातें क्लियर है? जैसे आई कैप लिखा, जे कैप लिखा, के कैप लिखा, वो सब यूनिट वेक्टर भी होता है। तो फिर, तो यहां से हमारे पास कितना है? हमारे पास तो ये दोनों को चीजों को मल्टीप्लाई करके क्या बना रहा है? तो आपका वेक्टर मिल रहा है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड है भाई, ये आपका मैग्नीट्यूड है, और ये सर आपका डायरेक्शन। एक मैग्नीट्यूड है, एक आपका क्या है? डायरेक्शन। दोनों बातें क्लियर है? ये एक मैग्नीट्यूड वेक्टर है, और आपको ये वेक्टर दिया हुआ है। तो ये आप निकाल लोगे यहाँ से। अगर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और डायरेक्शन दिया हो तो इसे निकल गया। अब यहाँ से इसको कैसे निकालोगे? तो डायरेक्शन यहाँ से पूछेगा, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को सब्जेक्ट बनाओ। तो डायरेक्शन कैसे बताओगे? सर डायरेक्शन बताने का सिंपल सा तरीका है कि जो वेक्टर ए है ना, उसको उसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, खत्म कहानी। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? उसको उसी के सर मैग्नीट्यूड से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। हाँ बोलिए। ठीक है। सर ये आप आपने जो अभी अभी समझाया सर, आप इसका हाँ, एग्जांपल दे सकते हो? एकदम देंगे, एकदम देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो अब हाँ, तो जैसे आपने बोला सर इसका एग्जांपल दे दो, ठीक है भाई, एग्जांपल दे दे रहे हैं। जैसे कि हमारे पास ये एफ वेक्टर ये था ना, एफ वेक्टर। अपने को एफ वेक्टर निकालना है। अपने को यहाँ पर क्या निकालना है अपने को? तो हमारे पास यहाँ पर मैंने ऐसे कर दे रहा हूँ इसको, जैसे ये लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है तो हमारे पास एफ वेक्टर बराबर क्या लिखा हुआ है? देखिए सर, एफ वेक्टर बराबर लिखा, ए वेक्टर बराबर लिखा हुआ है मोड ऑफ ए इंटू ए कैप। ठीक उसी तरह से एफ वेक्टर बराबर क्या होगा? बताइए जल्दी से। सर एफ वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा मोड ऑफ एफ और एफ कैप वेक्टर। बताइए, कोई दिक्कत? कोई भी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है। ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, इसको डायरेक्शन हो गया। तो आपको एफ कैप निकालना है। तो एफ कैप क्या होगा देखिए? तो एफ कैप क्या होगा हमारे पास? कितना होगा देखिए, एफ कैप कितना होगा? तो एफ कैप हमारे पास क्या है? एफ कैप बराबर क्या होगा? तो एफ वेक्टर डिवाइड में मोड ऑफ वेक्टर। एफ कैप कितना है देखिए, वेक्टर एफ कितना है देखिए ऊपर में। वेक्टर एफ कितना है? जल्दी से ऊपर में बोलिए। सर वेक्टर एफ है 7 a + 5 g, ये पूरा लिख दो।
7i+5j। सर यहाँ पर 7i लिखेंगे प्लस 5j लिखेंगे, बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड, इसका मोड निकाल दो, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो गया? तो यहाँ पर 49 और 25 कितना हो गया? तो इसको रूट कर दीजिए, तो कितना हो गया? तो 9 5 14, और 4 और 2 6 7, 74। तो यहाँ से कितना हो गया आपके पास ये? 74, यहाँ पर आंसर 74 हो गया। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? 7/74, आई कैप 5/74, जे कैप। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, बताइए। √74, हाँ ठीक है बेटे, सही आपने बोला। ये क्लियर है? इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, किसी की भी डायरेक्शन को लिखा जाता है। इसको एफ कैप, कैप मतलब टोपी होता है। कैप मतलब टोपी, मतलब कि जिसको डायरेक्शन को हम इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो डायरेक्शन लिखने आया आप लोग को कि नहीं आया, पहले बताइए। अगर डायरेक्शन लिखने आप लोग को आया या नहीं आया, जल्दी से बताइए मुझे। सर समझ आ गया। डायरेक्शन सबको आना चाहिए बेटा, ऐसा नहीं कि हाँ किसी एक बच्चे को भी नहीं आया तो फिर दिक्कत है। एग्जाम टफ होने वाला है। तो हम ये नहीं चाह रहे हैं कि ऊपर ऊपर की बात सिर्फ चले, वो नहीं हो। सबको अच्छे से क्लियर हो कि हाँ सर नहीं आ रहा है, तो फिर से बता दो, फिर से लिख बता देंगे। ठीक है? दूसरा तरीका कौन सा सर आप बोलोगे? आप बोलोगे सर आपने तो एक तरीका बताया डायरेक्शन निकल, सर दूसरा तरीका भी बता दो जब एंगल दिया हो। ठीक है? यहाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर, एक तो यस सर। ये तो एक तरीका है हमारे पास। दूसरा तरीका है, आपको एंगल पता हो, दूसरा तरीका हमारे पास ये। तो सेकंड है हमारे पास केस 2। तो यहाँ पर केस 2, केस 2 की यहाँ पर बात करेंगे। जब किसकी बात हो रही थी? एंगल की बात हो रही है। यहाँ पर केस 1 था भाई, यहाँ पर क्या था? तो आपको केस 1 था, केस 1 था यहाँ पर, सॉरी, केस 1 पर केस 1 था। इंक्लिनेशन पता है, यानी एंगल आपको पता है। एंगल आपको इंक्लिनेशन बोलिए, एंगल बोले, ठीक है? तो आप क्या निकालोगे? टेन थीटा निकालोगे। इसको क्या निकालोगे? तो आपको टेन थीटा। एंगल जब पता है तो आपको क्या निकालना? तो टेन थीटा। एंगल निकालना है तो आपको क्या बोलता है? आपको बोलते हैं तो टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा आप समझते हैं? तो टेन थीटा लिखना है तो आपको, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, सिंपल सी बात। टेन थीटा बराबर क्या होता है आपके पास? तो परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है? तो यहाँ से आप इसको वेक्टर बना दो। यहाँ पर ये देखिए, परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है? तो जो जे के साथ है, जो जे के साथ है वो परपेंडिकुलर है, और जो आई के साथ है वो बेस है। तो ये आपको मैं डायग्राम से करके बताऊंगा, तो डायरेक्टली आप अभी ये देखो। तो 5/7, यहाँ पर थीटा बराबर कितना बन जाएगा आपको? इस तरह से दिया रहेगा, मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। tan 1 5/, सर ये बातें क्लियर नहीं हो पाई, थोड़ा सा और अच्छे से उसको बताओ। सही बात बोल रहा हूँ? ये बातें क्लियर नहीं आ हो रही तो देखिए, अब ये बातें क्लियर नहीं हुई तो हमने ये बोला, जैसे देखिए ये कितना है, ये कितना लिखा हुआ है? तो 7i लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? 7i। 7i, आई जो होता है वो एक्स एक्सिस पर होता है, ऐसा। जब इसका डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा दिखता है। आई जो होता है ना वो ऐसा होता है। किस पे होता है आई? तो एक्स एक्सिस पर होता है सर। यहाँ से ऐसे ये देखिए आई है, ठीक। और ये कौन सा है? तो एक्स एक्सिस है। सिंपल, यहाँ से हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये बाई एक्सिस है, ये देखिए यहाँ पर ब्लू कलर से बना रहा हूँ। यहाँ से हमको क्या है? ये बाई एक्सिस है। मैं वो भी आपको बता देना वो सारी चीजें।
यहाँ से कौन सी एक्सिस है, तो बाई एक्सिस है। एक मिनट, यहाँ से बाई एक्सिस है, और एक कैसा है, तो जेड एक्सिस है, यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस में क्या होता है, तो सर आई होता है। एक्स एक्सिस में क्या होता है, तो आई। बाई एक्सिस में क्या होता है, तो जे। जेड एक्सिस में क्या होता है, तो की होता है। ऐसे क्लियर कुछ हो रहा है? आप देखिए, अब क्लियर हो जाएगा आराम से। 2 2 मिनट दीजिए मुझे। पहली बात ये हमने बोला कि सर एक्स एक्सिस में जो वेक्टर होता है वो हमारे पास आई वेक्टर होता है। बाई एक्सिस में जो वेक्टर होता है वो जे होता है। जेड एक्सिस में वेक्टर होता है वो के होता है। तो देखिए परपेंडिकुलर ही हुआ। अगर हमने, हमारा क्या था क्वेश्चन, हमारा था 7i + 5j था ना। तो 7i यहाँ पर ये है, इस 7i को हमने इसको ऐसे लिखा, और 5j हमने ऐसे लिखा, और इसको अपने एंगल कितना है, तो थीटा है। और आपने इसको यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ से आपने इसको ड्रॉ कर दिया, यहाँ से ऐसे। तो इस कलर से हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो अब ये नहीं होता, क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर कितना, 5। ये कितना दूर है, बेस कितना है, 7। 5/7, तो थीटा बराबर आपका ये आंसर हो गया, खत्म। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो उतना आपको करने की जरूरत नहीं है, उतना डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अलग की कहानी है। इतना आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन की बात होगी। अब कंपोनेंट कैसे ली जाती है वेक्टर की, हेडिंग आपको क्या, मतलब क्या मैंने बताया कि कंपोनेंट कैसी ली जाती है वेक्टर की, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, हम कोई भी वेक्टर अगर दिया हो तो उसको आपको कंपोनेंट हमारे पास बता। इतनी बातें क्लियर है कि दिक्कत है, बताइए। इतनी बातें क्लियर क्लियर है है? सर। क्लियर है। क्लियर है अब देखिए, सर। कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। अब देखिए नो थोड़ा सा और। सर। हाँ बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब थोड़ा सा आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। अब ये हमारे पास है मॉडुलस, एक होता है हमारे पास। अब इसके आगे चलते हैं। √74 क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है टॉपिक मॉडुलस ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट आपका क्या टॉपिक, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर की अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं अपन, मॉडुलस ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, सिंपल सा टर्म आपको लिखवा रहा हूँ। ऐसा नहीं, मैं थ्योरी भी अच्छे से दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अगर वो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो विदाउट थ्योरी का पढ़ा रहा हूँ तो नहीं समझ में आएगा आपको। कि बीटेक वाले आप लोग हो नहीं, क्या ऊपर ऊपर से खींच दे तो चलेगा, नहीं ऐसा नहीं। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, इसीलिए मुझे थ्योरी लिखना जरूरी है। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर की बात करें, तो मॉडुलस का मतलब तो आपको अभी मैंने बताया कि द मॉडुलस ऑफ वेक्टर। अगर हम बात करें द मॉडुलस ऑफ वेक्टर, आपको एडिशन करने आ जाएगा आज, ऑफ ए वेक्टर। द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मीन्स, द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मीन्स द लेंथ, मीन्स क्या बोल रहा है, द लेंथ। लेंथ और द मैग्नीट्यूड, द लेंथ और मैग्नीट्यूड, लेंथ और द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, सीधा से उसका लेंथ होता है। मॉडुलस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, सर ये स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर की अगर हम बात करें, तो जो मॉडुलस ऑफ जो वेक्टर है हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो कोई भी नंबर आप ले लो। अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। तो जो मैग्नीट्यूड जो होती है ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि वेक्टर ए, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
मोड ऑफ वेक्टर है ऐसा। जब मोड से ये चीज बाहर निकलती है तो सिर्फ सिंपल बन जाती है। जब मोड से ये चीज बाहर निकलती है तो क्या बन जाती है, तो सिंपल बन जाती है। यहाँ तक क्लियर है? बताइए कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है, लेता। अगर आपसे पूछे आपका मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप अपनी हाइट बताओगे। कोई अलग से चीज मैग्नीट्यूड का मतलब नहीं होता है कि हाँ सर मैग्नीट्यूड हमसे पूछ दिया तो हम क्या बताएं। मैग्नीट्यूड का मतलब आप क्या बताओगे, सर अपनी हाइट बताएंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर या फिर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, वो सेम ही चीज होती है। या फिर मैग्नीट्यूड लिखिए या फिर मॉडुलस लिख दीजिए, बात एक ही है भाई। कोई ज्यादा चेंज नहीं है उसमें। या फिर आप मॉडुलस लिख दीजिए, एक ही बात है, हाँ एक ही बात है। मॉडुलस, मैग्नीट्यूड लिखिए या फिर मॉडुलस लिख दीजिए, वो दोनों चीजें हमारे पास कैसी है, तो एक ही बात है। ये दोनों मैग्नीट्यूड और मॉडुलस में एक ही बात है। दूसरा होता है इक्वल वेक्टर। थोड़ा थोड़ा मैं सबका इंट्रोडक्शन देते जा रहा हूँ। कैसा इंट्रोडक्शन, तो इक्वल वेक्टर है। इक्वल नाम ही से पता चल रहा है कि इक्वल वेक्टर। क्या इक्वल होगा इसका बताइए, तो थोड़ा सा इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होगा, सोचिए, इमेजिन करिए। इक्वल वेक्टर कैसा हो, कब होगा। हम इक्वल इक्वल आदमी हम कब बोलते हैं, ट्विंस आदमी सर कब बोलते हैं, जुड़वा आदमी कब बोलते हैं। टू सेम वेक्टर, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन जब सेम डायरेक्शन, होगा। हाँ तो सेम। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, दो वेक्टर को अगर आप इक्वल बोल रहे हो, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ दो वेक्टर आपके पास इक्वल है, तो आप क्या बोलोगे, इफ एंड ओनली इफ सेम मैग्नीट्यूड, पहला फर्स्ट पॉइंट। सर आपका मैग्नीट्यूड जो होगा वो ना, वो सेम होना चाहिए। सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए सर, ठीक है भाई, सेम मैग्नीट्यूड। सेकंड चीज क्या होना चाहिए सर, सर डायरेक्शन भी तो सेम होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर सेम डायरेक्शन, यहाँ पर सेम क्या होना चाहिए, तो डायरेक्शन होना चाहिए। सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन का अगर कोई चीज है तो इक्वल है। जैसे वेक्टर है और ये वेक्टर भी है, दोनों का देखिए ऊपर की तरफ ही है। पर ये दोनों क्या इक्वल होंगे, हाँ जी बिल्कुल दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, या कोई दिक्कत है, ये दोनों चीजें इक्वल है, ये क्लियर है या फिर नहीं क्लियर है, बताइए जल्दी से। ये दोनों क्लियर है चीजें सर। क्लियर है या फिर प्रॉब्लम। उसके बाद है आपके पास नेगेटिव वेक्टर, क्लियर है। अब देखिए, लेकिन नोमेरियल इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है गुड। उसके बाद फिर हमारे पास टॉपिक क्या, इक्वल मैग्नीट्यूड है। टॉपिक अपने पास है आपके पास, सॉरी हाँ, किसकी बात कर रहे हैं अपन, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर यानी अपोजिट वेक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर, अपोजिट वेक्टर। या नेगेटिव वेक्टर बोलिए या फिर अपोजिट, अपोजिट वेक्टर किसको बोलेंगे। सर अपोजिट वेक्टर का मतलब ये होगा, यहाँ से अगर हम नेगेटिव वेक्टर की बात कर रहे हैं और अपोजिट वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन फेवरेबल है। सर कंडीशन यही फेवरेबल है कि आप इसको ऐसा बोल दो कि एक वेक्टर हमारे पास ऐसा है, ये ऐसा वेक्टर है, और एक वेक्टर ऐसा है। देखिए दोनों का डायरेक्शन अलग है। यानी अगर हम ये बोले कि सर ये वेक्टर जो ए है ना, इस डायरेक्शन में, और वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यानी हम वेक्टर बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस है। या फिर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ये भी माइनस बी लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा सर, डिफिनीशन वाइज बता दो थोड़ा, इसका डिफिनीशन वाइज बता दो। तो द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, अगर हम बात करें इसमें, क्या बोलेंगे, द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव, ये सब तो आप लोग कुछ भी नहीं जानते हैं कि जानते हैं थोड़ा थोड़ा। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, बताइए, इज डिफाइंड
कुछ जानते हैं थोड़ा थोड़ा या फिर कुछ नहीं जानते हैं? इज डिफाइंड एज, सर क्योंकि थोड़ा बिल्कुल थोड़ा मैं जानते हैं, थोड़ा जीरो थोड़ा लेवल से, जानते हैं सर। क्योंकि बिल्कुल मैं जीरो लेवल से चल रहा हूँ भाई। अनदर फैक्टर, द नेगेटिव ऑफ a factor is defined as a another factor having, हम क्या लिखेंगे, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। कैसा होना चाहिए? मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बट हैविंग, डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? बट हैविंग एन अपोजिट डायरेक्शन, एन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपको नेगेटिव फैक्टर हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, क्या बात होती है हमारे पास, और यूनिट वेक्टर। क्या होती है यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। यूनिट वेक्टर का मतलब यह है हमारे पास ऐसा, ये देखिए, अगर हम यूनिट वेक्टर के बारे में बात करें, सर यूनिट वेक्टर क्या होता है इसका बताइए थोड़ा सा। तो यूनिट के अगर नाम ही से आपको पता चल रहा है यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ? यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ कि जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो तो वन हो जाए। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? सर यूनिट वेक्टर का मतलब यह है कि जिसका जो मैग्नीट्यूड हो ना, वो कितना हो जाए तो सर वन हो जाए। ये बात क्लियर है? मैग्नीट्यूड का मतलब कितना है तो वन यूनिट हो जाए, यानी वन यूनिट ही लंबा हो। इसका डायरेक्शन क्या हो तो पता है, इसका जो डायरेक्शन क्या हो तो फिक्स होना चाहिए। इसका जो डायरेक्शन कैसा होना चाहिए तो फिक्स। इसका डायरेक्शन कैसा हो तो डायरेक्शन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए तो फिक्स होना चाहिए, फिक्स्ड। इतनी बातें क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है जैसे सर। जैसे कि हमारे पास एक कोई वेक्टर है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर ऐसा कोई वेक्टर है, हो सकता है कि इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर हो या 15 सेंटीमीटर हो सकता है कि इसका लेंथ क्या हो, 10 सेंटीमीटर हो और या 15 सेंटीमीटर हो। आपने इसको एक यूनिट का बना दिया ऐसे, आपने इसको कितने का बना दिया तो वन यूनिट का बना दिया, एक यूनिट का चेंज कर दिया इसमें। जैसे जो वेक्टर ए था हमने ये लिखा, ध्यान से समझिएगा इस बात को, पूरा स्टोरी इसी पर है इसमें, कि वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए को हमने क्या कर दिया, एक यूनिट का चेंज कर दिया, कितना भी बड़ा लेंथ, एक यूनिट का जो चेंज किया ना वो यूनिट वेक्टर है। एक यूनिट का जो चेंज किया वो क्या है, आपका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, जैसे कि अगर हम वेक्टर ए की बात करें, तो वेक्टर ए बराबर, ए वेक्टर बराबर आपके पास हो जाए, ए वेक्टर बराबर, जैसे वेक्टर ए की अगर वैल्यू हमारे पास, अगर अभी आपने ऊपर में मैंने आपको क्या लिखवाया, या फिर डायरेक्ट ए कैप वेक्टर बराबर ऐसे लिख लो आप, ए कैप वेक्टर बराबर, अगर ए वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड को अगर हम डिवाइड कर दें, ए वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड को अगर डिवाइड कर दें, तो उसकी वैल्यू अगर वन बन जाए तो वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। उसकी वैल्यू कितना हो जाए तो वन बन जाए, तो वो हमारे पास क्या हो जाए, यूनिट वेक्टर हो जाए। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे इसका मतलब बताओ सर, इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या है, तो ये देखिए, इसका मतलब ये है कि जैसे कोई पी नाम का कोई वेक्टर है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसा लिख रहे हैं भाई, समझिएगा, कि हमारे पास कैसा वेक्टर है, तो पी का ये वेक्टर है ऐसा, और इसकी जो लेंथ कितनी है, इसकी जो लेंथ कितनी है, ये पी वेक्टर है, इसकी लेंथ कितनी है तो 7 यूनिट है। इसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो क्या करेंगे, सर इसका यूनिट वेक्टर बनाना है ना, तो ये जो पी वेक्टर है इसको डिस से डिवाइड कर दो,
तो पी को 7 से डिवाइड कर दो, बन गया यूनिट वेक्टर। ये जो पी है, ये जो हमारे पास जो पी का मतलब है कि मैग्नीट्यूड। पी का क्या मतलब है यहाँ पर? जो पी का जो मतलब है आपके पास, तो क्या है इसका? मैग्नीट्यूड है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। समझ में आया आपको या नहीं आया? ये बताइए। मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर, ये बात समझ में आया या नहीं? ये बात क्लियर हुई या नहीं? पहले बताइए। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, और थोड़ा सा समझते हैं इसको। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो फिर से समझते हैं। जैसे फाइंड, हमने ऐसा लिखा फाइंड, अपने साफ बताने लाओगे, टेंशन मतलब। फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट इन डायरेक्शन ऑफ पी। इन डायरेक्शन ऑफ पी मतलब क्या है इसका? 3 यूनिट का वेक्टर मुझे चाहिए, किसके डायरेक्शन में? पी के डायरेक्शन। ये बोल रहा है ना। 3 यूनिट का हमारे पास, फिर से सुनिए, 3 यूनिट का हमें वेक्टर चाहिए, किसके डायरेक्शन में? पी के डायरेक्शन में। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, सर 3 यूनिट का वेक्टर चाहिए था, 3 लिख दो। किसके डायरेक्शन में? पी के डायरेक्शन में, तो पी बना दो ऐसे, खत्म। बताइए, इसमें कोई दिक्कत है? किसी भी वेक्टर में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड 3 हो जाएगा। किसी भी वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि 15 यूनिट का वेक्टर चाहिए पी वेक्टर के डायरेक्शन में, तो आंसर क्या होगा? बताइए। अगर मैं पूछूं 15 क्या? अगर मैं पूछूं कि 15 यूनिट का वेक्टर चाहिए पी की डायरेक्शन में, तो क्या होगा आंसर? बताइए, कमेंट करिए। 15 यूनिट का वेक्टर चाहिए पी के डायरेक्शन में, तो कितना होगा? तो मैं, बताइए। अगर मैं आपसे कहूँ 15 यूनिट का वेक्टर चाहिए, जैसे मैंने बोला फाइंड द वेक्टर 3 यूनिट इन डायरेक्शन ऑफ पी, तो 3 × पी क्या? उसी लिए बोल रहा हूँ कि अगर फाइंड द वेक्टर ऑफ 15 यूनिट इन डायरेक्शन ऑफ पी, तो क्या बोलोगे आप? अगर 15 15 पी यूनिट क्या? हाँ, तो हमारे पास 15 पी कैप। कोई कंफ्यूजन? अगर मैं पूछूं कि 10 यूनिट का वेक्टर चाहिए जिसका डायरेक्शन पी वेक्टर के अपोजिट हो, फिर क्या बोलेंगे? 10 यूनिट का वेक्टर चाहिए जिसका डायरेक्शन पी वेक्टर के अपोजिट हो, क्या बताएंगे? माइनस 10, 10 पी क्या? हाँ, -10 के पी कैप। हो गया। ये आया समझ में या नहीं आया? बताइए, ये आया समझ में या नहीं? बोलिए। समझ आ गया सर। दूसरा है हमारे पास पोजीशन फैक्टर। तो नाम से ही पता चल रहा है ये पोजीशन को बताएगा भाई। पोजीशन फैक्टर देखिए, इसमें इसमें आपको न्यूमेरिकल अच्छे करने को मिलते हैं। पोजीशन फैक्टर में आपको न्यूमेरिकल अच्छे करने को मिलते हैं। देखिए पोजीशन फैक्टर, तो अगर हम पोजीशन फैक्टर की अगर हम बात करें, तो पोजीशन फैक्टर का पहले डिफिनेशन समझते हैं। नहीं, जिसको समझ में आया फिर से पूछिए, फिर से बताने के तैयार। क्लियर? क्या किसी ने किसी को लिखा है? हाँ ठीक है। यस सर, क्लियर। पोजीशन फैक्टर का मतलब क्या है? वेक्टर, थ्योरी से तो लिख रहा हूँ मैं, तो डायरेक्ट मैं नहीं चाहता तो बता देता है। अ वेक्टर विच गिव्स अ वेक्टर विच गिव्स position of an object position a vector which gives position of an object
with with reference to with reference to the origin of with reference to the origin of a coordinate a reference to origin of a coordinate system is called पोजीशन वेक्टर। सर इसका डिफिनेशन नहीं समझ में आया, पहले मैं आपको बता दिया। यही आप लोग बोलोगे कि पोजीशन वेक्टर बोल रहा है क्या, वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन बताएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर है। और ऑरिजिन से पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है। अब ऐसे भी समझो, सर इसका मतलब एक ग्राफ से बता दो। यहाँ से हमारे पास एक ग्राफ है, ये आपको पता चल गया सर एक्स एक्सिस है, ये कौन सा है सर, बाई है। अपने ऑरिजिन से किसी पॉइंट को मिला दिया, यहाँ पर कोई पॉइंट है P, इसकी वैल्यू है एक्स कॉमा बाई। तो ऑरिजिन से पॉइंट तक की मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। बात क्लियर है या नहीं, बताइए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर ये पोजीशन वेक्टर आर है, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो एक्स के साथ क्या होता है, आई होता है, तो एक्स आई। बाई के साथ क्या होता है सर, जी होता है, बाई जी हो गया खत्म, पोजीशन वेक्टर। कोई दिक्कत इसमें, बोलिए। नो सर, क्लियर। अगर हम पूछे ऐसा कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग जल्दी से बत कमेंट करिए, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये बाई है और ये एक्स है, और यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये टू है, ये थ्री है। क्या होगा इसका आंसर, वेक्टर आर की वैल्यू कितनी होगी, बताइए जल्दी से। 2 i के प्लस 3 j के। हाँ, तो आर वेक्टर आर की वैल्यू सर सही है, सिंपल है, 2i प्लस थ्री जे। बताइए, कोई कंफ्यूजन इसमें, बताइए। अगर सर अगर तीन दे दे तो फिर क्या करेंगे, जैसे कि अगर हमारे पास ऐसा दे दे, यहाँ से ऐसा, और यहाँ पर ये देखिए इतनी इजी इजी चीजें हैं। यहाँ पर ये पी है, यहाँ पर हमने लिखा टू है, थ्री है, फोर है। अब क्या होगा, अब इसका बताइए। 2i प्लस 3j प्लस 4k। गुड, यहाँ से हमारा आंसर हो गया सर 2i, फैक्टर आर बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप। कोई कंफ्यूजन, बताइए। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए जल्दी से कि हाँ सर कंफ्यूजन है। सर कंफ्यूजन कन- नहीं है। बोलिए, था और कुछ कहना है इसमें, कुछ प्रॉब्लम है इसमें तो बताइए जल्दी से। सब कोई भी बोल पूछ क्वेश्चन पूछ सकता है। ये मेरा नंबर है, आप लोग इसको आप, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो अगर कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आपके ब्रांच का मैं हूँ नहीं। और अगर इलेक्ट्रिकल ईसी या सीएस, तीन ब्रांच वाले हो, हमको किसी भी तरह का क्वेरी पूछ सकते हैं हमसे। यहाँ पर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो बेफिक्र होकर आप कभी भी, मैं 2 बजे रात तक जागता हूँ, तो बेफिक्र होकर कभी भी आप पूछ सकते हैं हमसे कि हाँ सर इसका मुझे बता दो, तो मैं आपको तुरंत मैसेज कर दूंगा। किसी तरह से कोई, मैं 2 बजे तक रात तक मैं जागता हूँ, 2 बजे के बाद फिर सो जाता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर आपको नोमेरिकल का जो कंसंट्रेशन है, अगर हम बात करें कि नोमेरिकल ऑफ कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट ऑफ नोमेरिकल, तो पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा नोमेरिकल का। पहले बात तो लेक्चर कंसंट्रेशन, अगर हम बात करेंगे इसमें, एक मिनट इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करके लिख रहा हूँ, यहाँ से के बाद डीपीपी, और यहाँ से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि अगर
क्लास आपकी स्टार्ट होती है तो लेक्चर का जो कंसंट्रेशन है, हम लेक्चर का कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें, पहले किसकी बात करें अपन, लेक्चर कंसंट्रेशन। तो लेक्चर कंसंट्रेशन जो है वो आपको 100% रहेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 100% आप देख ही रहे हो, नोट्स मिलेगा, डीपीपी रहेगा आपका, और 10 न्यूमेरिकल पर डे, 10 न्यूमेरिकल पर डे, ऐसा ये सिस्टम हमारा चलता है, 10 न्यूमेरिकल पर डे वाला, ऐसा। ठीक है, ये सिस्टम हमारे पास चलता है। क्लियर है बात है इतनी? किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, बाकी ये देखिए आगे। उसके बाद है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर तो सॉरी, पोजीशन वेक्टर तो हमने कर लिया ना। पोजीशन वेक्टर के बाद हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सर ये क्या होता है? कोई चेंज होने वाला है सर? डिस्प्लेसमेंट का तो नाम ही पता चलता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बस एक न्यूमेरिकल करके छोड़ रहा हूँ आप लोग को, तो ज्यादा करूंगा नहीं, तो बस थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए। डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से कैसा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहाँ पर ऐसा क्या होगा, इट इज दैट वेक्टर, इट इज इट इज दैट वेक्टर, इट इज दैट वेक्टर which tells which tells क्या बताता है, हाउ मच, which tells how much and in which tell how much and in which direction, direction an object, an object has changed, an object has changed its position, its position, its position in a given टाइम इंटरवल। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि कोई हमारे पास इस तरह से, ये देखिए, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, कोई आर ए वेक्टर है यहाँ से, ये देखिए, और कोई आर बी वेक्टर है यहाँ पर। ठीक है, ये आर बी वेक्टर हमने लिख दिया, ये हमने आर ए वेक्टर लिख दिया। ठीक है यहाँ तक। अब ए का यहाँ पर, इसका जो ए का जो कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट है वो है आपका x1, y1। बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो अगर हम ए बी, ए की से बी की तरफ जा रहे हैं, अगर हम ये जो वेक्टर जब ये ऐड होगा, तो इसका जो रिजल्टेंट है हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखिए, ये ऐसा। इसको हम लोग ए बी बोलेंगे। सर ए बी का क्या मतलब होगा? ए बी वेक्टर का मतलब ये होगा, यहाँ पर समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, मेरी लैंग्वेज को समझिएगा, तब आपको क्लियर होगा। सर ए बी वेक्टर है ना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ए बी वेक्टर का मतलब, सर ए बी का मतलब ये हो जाएगा कि पहले ए लिखे उसके बाद बी लिखे, तो हमने लिखेंगे आर बी माइनस आर ए। अच्छा पी क्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे पहले? तब पी क्यू लिखेंगे तो पहले क्यू लिखेंगे, यानी आर क्यू माइनस आर पी। इतनी बातें क्लियर है या नहीं क्लियर है? बताइए बताइए, पहले बताइए, बोलिए।
अगर yes, क्यूपी लिखेंगे, अगर क्यूपी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्यूपी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्यूपी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जल्दी से कमेंट करिए। RP वेक्टर माइनस RQ वेक्टर। आरपी फैक्टर माइनस आर क्यूब। आया समझ में या नहीं आया, बताइए। आर, ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई, बताइए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर सर ऐसा है कि यहाँ से ऐसा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास ऐसा है कि सर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, यहाँ से आपको ए बी वेक्टर निकालना है। ए की कोऑर्डिनेट आपका 3,4 है, बी का कोऑर्डिनेट आपका 4,2 है। ए बी वेक्टर निकाल के दिखाइए। ए बी वेक्टर कितना हो गया, ए बी वेक्टर बताइए। अब बोलो सर ए बी का तो मतलब क्या होगा, ए बी का मतलब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। ए बी का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताइए। हेलो, ए बी का मतलब क्या होगा, जल्दी से बोलिए। देखिए क्या लिखा है ए बी का मतलब। सर अब मेरी दोनों आवाज, वेक्टर के रिजल्टेंट है। हाँ तो ए बी का मतलब क्या हुआ, आर बी माइनस RB माइनस R है। आर बी माइनस आर है। आर बी इसको कैसे लिखेंगे, आर बी को इसको कैसे लिखेंगे, बी वेक्टर को कैसे लिखेंगे? पहले कौन सा लेटर है, पहले कौन सा लेटर है? 4I हाँ तो 4i, प्लस 2J। गुड, सही है बेटे, 4i+2j माइनस, यहाँ पर देखिए पहला कौन सा लेटर है? 3I प्लस 4J। इतना डर के क्यों बोल रहे हैं भाई? माइनस कर दीजिए, कितना आएगा बताइए, माइनस करके बताइए कितना आएगा। माइनस करने आता है ना, बताइए। आई को आई से, जे को जे से करिए। I-2j। I-2j कौन सा ये क्रांतिकारी चीज थी जो आपको डर लग रहा था इतना, कुछ बताइए मुझे। क्या ऐसा था इसमें जो आपको डर लग रहा था, बताइए जल्दी से। कुछ ऐसा था जो बहुत ज्यादा लग रहा था? नो सर। तो इजी था भाई, इजी था ना। हाँ ये कुछ सर, दिक्कत था, आसान था। पर आप लोग डर रहे थे इतना, कह रहे सर ये तो क्वेश्चंस कुछ हार्ड आ रहा है। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होंगे ना कि आपको ए बी वेक्टर पूछ दे या फिर कोई भी कुछ भी पूछ दे, तो आपको उसके उसके रिगार्डिंग रेडी रहना है कि हाँ सर मैं तो कर लूंगा। आपसे कोई बोलेगा थोड़ी ना कि हाँ यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लगाओ, यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगाओ, ये तो आपको खुद से करना है ना। वो जो पेपर फ्रेम करता है उसको तो पता है ना कि भाई वेक्टर पढ़ के आ रहा है बंदा, तो इसको तो इतना क्लियर होना चाहिए भाई। अगर इसको इतना भी क्लियर नहीं है तो फिर कैसे कैसे हो पाएगा? वो थोड़ी नहीं बताएगा कि आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना, ये नहीं बताएगा। तो बस रेंडमली आपसे क्वेश्चन पूछ ले, इसका जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो एक ही क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए, फिर लीव करते हैं अपन। कि इफ वेक्टर, यहाँ से इफ वेक्टर्स I-3j+5k एंड दूसरा है I-3j-AK, ठीक है। आर इक्वल वेक्टर, आर ये दोनों इक्वल वेक्टर है। आर इक्वल वेक्टर आपको बताना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ देन द वैल्यू ऑफ एज। एक ही वैल्यू बताना है, क्या होगा बोलिए। एक ही वैल्यू क्या होगा,
करिए कि जल्दी सॉल्यूशन करिए इसका। -5 गुड, हो गया। माइनस तो वेक्टर ए की वैल्यू इतनी, आई माइनस 3j + 5 की। वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है, आई माइनस 3j + -1 है। तो ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो ए की वैल्यू देखिए यहाँ पर। तो दिस इज ए इक्वल टू, ये देखिए ये वाला को देखना है। तो -a बराबर क्या दिख रहा है आप? सर -a बराबर तो ये दिख रहा है ना, ये वाला। तो -a बराबर सर दिख रहा है अपने को 5। तो ए की वैल्यू कितनी होगी सर, -5 होगी आंसर। कंफ्यूजन किसी को, बताइए। नो सर। कंफ्यूजन है क्या? चलिए खत्म। जल्दी से आपका टेक्निकल का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है। टेक्निकल में सीएससी के कितने बच्चे हैं, सीएससी की कंप्यूटर साइंस के इसमें कितने बच्चे हैं? दो कंप्यूटर 2 बच्चे हैं। बाकी सब इलेक्ट्रिकल है और इसी के। सिविल सर। अच्छा, ये जॉन नाचो क्या, नो क्या लिखा है बेटे बताइए, इसका क्या मतलब है, नो का क्या मतलब है, पूरा फुल सेंटेंस लिखिए, तब तो मैं समझ पाऊँ। अच्छा नो, अच्छा सिविल, ठीक है, सिविल वाले ज्यादा है। 15 मैग्नीट्यूड यहाँ पर देख लेता हूँ कौन है सिविल वाले। सिविल सिविल कोर ब्रांच होती है ना सिविल। सीएससी का एक लड़का दिखा, इसी इसी इलेक्ट्रिकल का तो है ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अपन कल मिलते हैं, कल हो सके तो केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूं, या फिर अब यही चलेगा 1-2 दिन, फिर केमिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं। ओके बेटे, यस सर। बाय। ठीक है मिस्टर ब्राय। क्या कुछ पूछना है पूछिए, कुछ पूछना है तो पूछिए। ओ सर, अभी केमिस्ट्री पढ़ने वाला है। अभी नहीं, अब कल पढ़ाएंगे ना। ओ नहीं सर, मतलब अब लेगा केमिस्ट्री को भी। हाँ केमिस्ट्री मैं ही लूंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं लूंगा। ओके सर। मैथ है जो दूसरे सर लेंगे, केमिस्ट्री मैं लूंगा। और आपका टेक्निकल वाला फिर रीजनिंग है, जीके है, सब अलग अलग टीचर लेंगे। सर केमिस्ट्री और फिजिक्स को अलग अलग दिन में लेंगे। हाँ अलग अलग दिन लाएंगे बेटे, ओ, ऐसा नहीं किया कि एक ही दिन लाएंगे। सर फिजिक्स और केमिस्ट्री को अलग अलग दिन में अगर लेता है वैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा क्या सर? हमको तो नहीं लगता है क्यों नहीं होगा? सर। आपका एक, फिजिक्स और केमिस्ट्री को ना सर, अगर इसको तो वो फिजिक्स नहीं और ऐसा, केमिस्ट्री को अगर ऐसा नहीं सर, होगा, ऐसा करेंगे कि 1 घंटा फिजिक्स 1 घंटा केमिस्ट्री। वो हर दिन में ना सर। हाँ हर दिन होगा, 1 घंटा उससे कैसे होगा? ऐसे होने से तो सर थोड़ा लगभग हो सकता है, पर भी आप एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री लगभग का। नहीं, पूरा होगा भाई। लगभग अपन काम नहीं करते हैं, पूरा करेंगे, पूरा ही होगा। ये तो अभी, अभी तो अभी स्पीड मतलब स्लो है। जैसे ही थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो फिर जैसे आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो और स्पीड बढ़ जाएगी। सर उसके तो लिए भी फिक्स है। टाइमिंग टाइमिंग कैसे होगा फिजिक्स केमिस्ट्री का टाइमिंग जो आपका फिजिक्स ऐसा? केमिस्ट्री का टाइमिंग ऐसे रहेगा, 8 से 9 आपका फिजिक्स रहेगा, 9 से 10 आपका केमिस्ट्री रहेगा, ऐसा। या फिर जो भी आपका टाइम सुटेबल जो टाइम रहेगा उसके रिगार्डिंग। आप लोग कुछ जॉब में करते हैं या फिर घर पे ही रहते हैं? सर हॉस्टल में। रास्ते में। तो हॉस्टल में आप लोग कहीं मतलब कुछ पढ़ाई कर रहे हैं किसी, अभी डिप्लोमा ही, अभी डिप्लोमा ही चल रही है।